हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 10, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी, कार्य तथा ऊर्जा। इस वीडियो के अंदर हम कार्य कैसे होता है, कब कहा जाता है कि कार्य हुआ है या कब कहा जाए कि कार्य नहीं हुआ है, इसके बारे में देखेंगे। कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना के बारे में जानेंगे, ऊर्जा के बारे में देखेंगे, ऊर्जा के विभिन्न रूपों को देखेंगे जैसे कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में जानेंगे, कार्य करने की दर अर्थात पावर के बारे में देखेंगे और चैप्टर के एंड में हम देखेंगे कि चैप्टर में हमने क्या सीखा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले कुछ अध्यायों में हम वस्तुओं की गति के वर्णन करने के तरीकों, गति का कारण तथा गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कार्य एक अन्य अवधारणा है जो हमें अनेक प्राकृतिक घटनाओं को समझने तथा उनकी व्याख्या करने में सहायता करती है। ऊर्जा तथा शक्ति का कार्य से निकट संबंध है और हम जानते हैं शक्ति क्या होती है। कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। यही तो बोला गया है, ऊर्जा तथा शक्ति क्या है? कार्य से संबंधित है। इस अध्याय में हम इन अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतियां करनी पड़ती हैं। इन गतिविधियों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जो हम कार्य करते हैं जीवित रहने के लिए, जो भी हमें कार्य करना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, ये सब क्या है? जैव प्रक्रम है। इन प्रक्रमों के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। जो हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। कुछ अन्य क्रियाकलापों जैसे कि खेलने के लिए, गाने, पढ़ने, लिखने, सोचने, कूदने, दौड़ने तथा साइकिल चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कठिन क्रियाकलापों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जंतु भी क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। उदाहरण के लिए वे कूद या दौड़ सकते हैं, उन्हें लड़ना पड़ता है, अपने शत्रुओं से दूर भागना पड़ता है, भोजन खोजना या आवास के लिए भी सुरक्षित स्थान खोजना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ जंतुओं को हम बोझा ढोने जैसे घोड़ों को यूज करते हैं, गधों को यूज करते हैं, गाड़ी खींचने या खेत जोतने के लिए बैलों का यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं। इन क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मशीनों के बारे में सोचिए। उन मशीनों की सूची बनाइए जिनका उपयोग आप करते हैं। उन्हें कार्य करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? कुछ इंजनों को पेट्रोल तथा डीजल की आवश्यकता होती है। सजीवों तथा मशीनों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? आगे देखते हैं। कार्य क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं और जिस रूप में हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं, उनमें अंतर है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कठोर काम करने के बावजूद भी अधिक कार्य नहीं। कैसे कि हम उन्हें काम किया फिर भी कार्य नहीं हुआ? कैसे? कमली परीक्षा की तैयारी कर रही है। वह अध्ययन में बहुत सा समय व्यतीत करती है। वह पुस्तकें पढ़ती है, चित्र बनाती है, अपने विचारों को सुव्यवस्थित करती है, प्रश्न पत्रों को एकत्रित करती है, कक्षाओं में उपस्थित रहती है, अपने मित्रों के साथ समस्याओं पर विचार विमर्श करती है तथा प्रयोग करती है। इन क्रियाकलापों पर वह बहुत सी ऊर्जा व्यय करती है। सामान्य बोलचाल में वह कठोर कार्य कर रही है। हम कहते हैं ना, हार्ड वर्क कर रही है। यदि हम कार्य को वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देखें तो इस कठोर काम में बहुत थोड़ा ही कार्य सम्मिलित है। आप एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। मान लीजिए आपके सारे प्रयत्नों के बावजूद चट्टान नहीं हिलती है। आप पुरते थक चुके हैं, आपकी एनर्जी तो लॉस हो गई है, फिर भी आपने चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया क्योंकि चट्टान में कोई विस्थापन हुआ ही नहीं है। जब तक आप जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं, जो आप जैसे कि चट्टान को धक्का दिया आपने, लेकिन चट्टान तो वहाँ से मूव ही नहीं हुआ, तो कार्य हुआ ही नहीं है। आपकी एनर्जी तो चली गई लेकिन कार्य हुआ ही नहीं है। नॉर्मल भाषा में हम लोग कहेंगे कि हमने बहुत कार्य किया, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में उसे शून्य माना जाएगा, उसे जीरो माना जाएगा। आप अपने सिर पर एक भारी बोझा रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहते हैं। आप थक जाते हैं। आपने प्रयास किया है तथा अपनी बहुत सी ऊर्जा व्यय की है। क्या आप बोझे पर कुछ कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं।
हम बस उसे अपने सिर पर रख के वहीं पे खड़े हुए हैं, हम तो थक जाते हैं, पर कार्य असल में हुआ ही नहीं है वहाँ पर वैज्ञानिक तौर पर। हम विज्ञान में जिस प्रकार कार्य शब्द का अर्थ समझते हैं उस रूप में इस स्थिति में कार्य नहीं किया गया है। मतलब आपने बोझा सिर पे रखा और आप कहीं मूवमेंट नहीं करते हैं, वहीं पे खड़े रहते हैं, कुछ देर बाद आपका बोझा वहीं पर है, तो कार्य हुआ ही नहीं है वैज्ञानिक दृष्टि से। प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए आप सीढ़ियों पर चढ़कर इमारत की ऊपरी मंजिलों पर पहुंच जाते हैं। आप एक ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इन क्रियाकलापों में बहुत सा कार्य हुआ है क्योंकि विस्थापन हुआ है। अपने दैनिक जीवन में हम किसी भी कार्य की परिभाषा क्या होती है? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल लगाया जाए और बल की दिशा में ही विस्थापन हो जाए। क्या होता है? F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या हुआ? बल गुणे विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर विस्थापन 0 होगा तो कार्य 0 हो जाएगा, या फिर बल 0 हो तब भी कार्य 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम किसी भी लाभदायक शारीरिक या मानसिक परिश्रम को कार्य समझते हैं। कुछ क्रियाकलापों जैसे मैदान में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी धुन को गुनगुनाना, किसी सिनेमा को देखना, किसी समारोह में सम्मिलित होना को कभी कभी कार्य नहीं समझा जाता। कार्य क्या होता है इस बात पर निर्भर है कि हम उसे कैसे परिभाषित करते हैं। विज्ञान में हम कार्य शब्द को विभिन्न प्रकार से प्रयोग तथा परिभाषित करते हैं। इसे जानने के लिए आइए एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 10.1 है। उपरोक्त अनुच्छेदों में हमने अनेक ऐसे क्रियाकलापों की चर्चा की जिन्हें प्रायः हम अपने दैनिक जीवन में कार्य मानते हैं। इनमें से प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे बोला गया किसी वस्तु पर कार्य किया गया, कब किया गया? जब उसमें विस्थापन भी हो, जब उस पर बल लगाया जाए और बल की दिशा में विस्थापन हो जाए, तभी क्या हुआ? कार्य हुआ। वस्तु पर क्या घटित हो रहा है? वस्तु पर क्या घटित हो रहा है? जैसे कि आप उसमें विस्थापन हो रहा है, उसमें उसकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, तब हो रहा है। कार्य कौन कर रहा है? जैसे कि हम कर रहे हैं। कोई व्यक्ति बल करता है, बल लगाया जाएगा तभी कार्य होगा। आगे, कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य क्या है? विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कार्य को किस प्रकार देखते हैं और परिभाषित करते हैं, यह समझने के लिए कुछ स्थितियों पर विचार करते हैं। किसी सतह पर रखे एक गुटके को धकेले। गुटका कुछ दूरी तय करता है। आपने गुटके पर कुछ बल लगाया जिससे गुटका विस्थापित हो गया। इस स्थिति में कार्य हुआ। अभी हमने बताया कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर बल लगाया जाए उस वस्तु पर और बल की ही दिशा में वो वस्तु विस्थापित भी हो जाए, अर्थात कार्य हुआ है। एक लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है और ट्रॉली कुछ दूर तक चलती है। लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया और वह विस्थापित हुई, इसलिए कार्य किया गया। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाइए। ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। पुस्तक ऊपर उठती है, पुस्तक पर एक बल लगाया गया तथा पुस्तक गतिमान हुई, इसीलिए कार्य किया गया। उपरोक्त स्थितियों को ध्यान से देखने से ज्ञात होता है कि कार्य करने के लिए 2 दशाओं का होना आवश्यक है। वो कौन कौन सी है? फर्स्ट है वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। सेकेंड टर्म है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती है तो कार्य नहीं किया गया। अगर किसी वस्तु पर बल ना लगाया जाए तब भी कार्य 0 है। अगर बल लगाया जाए पर उस वस्तु में कोई इफेक्ट ही ना पड़े, वो मूव ही ना करे, उसमें कुछ परिवर्तन ही ना हो, तब भी वो उसमें विस्थापन हो ही ना, डिस्प्लेसमेंट हो ही ना, तो भी कार्य 0 होगा। यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती तो कार्य नहीं किया गया। विज्ञान में हम कार्य को इसी दृष्टि से देखते हैं। एक बैल किसी गाड़ी को खींच रहा है, गाड़ी चलती है, गाड़ी पर एक बल लग रहा है तथा गाड़ी कुछ दूर तक चली है। क्या आपके विचार में इस स्थिति में कार्य किया गया? इन्होंने बोला गाड़ी पर एक बल लग रहा है, गाड़ी कुछ दूर तक चली है, तो क्या उस पर कार्य किया गया? बिल्कुल किया गया, क्योंकि उस पर बल भी लगा और उसमें विस्थापन भी हुआ। एक्टिविटी 10.2 है। अपने दैनिक जीवन की कुछ स्थितियों पर विचार कीजिए जिनमें कार्य सम्मिलित हो। इनकी सूची बनाइए। अपने मित्रों से
विचार विमर्श कीजिए कि क्या प्रत्येक स्थिति में कार्य किया गया, अपने उत्तर का कारण जानने का प्रयास कीजिए। इसमें से एक ये देखिए, जैसे कि डेली लाइफ में आप बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में वो गया ही नहीं, आप उसमें कुछ सक्सेस हासिल नहीं किए, क्या फिर भी कार्य किया गया? आप ये सोचिए ज़रा, नहीं, कार्य हुआ ही नहीं है। मतलब जब तक परिणाम नहीं आता तब तक आपके संघर्ष का कोई मतलब नहीं है। यदि कार्य हुआ तो वस्तु पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, वह कौन सी वस्तु है जिस पर कार्य किया गया, जिस वस्तु पर कार्य किया गया उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन है। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, जैसे कि आप सब्जी ही ले लीजिए, कोई वेजिटेबल है, कट कर रहे हैं, उस पर बल लगा के कट कर रहे हैं, अगर वो कट जाती है, उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ तो कार्य हुआ। और आप कोई ऐसी पत्थर ले लीजिए, पत्थर को कट कर रहे हैं चाकू से टाइप से, और वो कट नहीं हुआ, आपने बहुत बल लगाया लेकिन उसमें कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो क्या कार्य हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। एक्टिविटी 10.3 है, कुछ स्थितियों पर विचार कीजिए जब वस्तु पर बल लगने के बावजूद विस्थापित नहीं होती है। जैसे एक दीवार ले लीजिए या एक ऐसी कोई चीज़ ले लीजिए जो भारी हो, जो आप मूव ही नहीं करा पा रहे, तो उसमें विस्थापन ना हो, ऐसी चीज़। ऐसी स्थिति पर भी विचार कीजिए जब कोई वस्तु बल लगने के बिना ही विस्थापित हो जाए। जैसे हल्की चीज़, कभी कभी एयर, हवा चलती है, विंड चलती है, तभी मूव कर देती है, लेकिन उस पर बल लग ही रहा है, बिना बल के तो कोई चीज़ मूव कर ही नहीं रही है। वो किसी भी प्रकार का बल होगा, किसी भी रूप में होगा। प्रत्येक के लिए जितनी स्थितियां आप सोच सकते हैं अपने मित्रों के साथ उस पर चर्चा कीजिए। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। अब हम देखते हैं विज्ञान में कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है। इसे समझने के लिए पहले हम उस स्थिति पर विचार करते हैं जब बल विस्थापन की दिशा में लग रहा हो। मान लीजिए किसी वस्तु पर एक नियत बल F कार्य कर रहा है, फोर्स। मान लीजिए कि वस्तु बल की दिशा में s दूरी विस्थापित होती है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? s। मान लीजिए W किया गया कार्य है। कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि ऊपर हमने बताया। तो किया गया कार्य अर्थात W इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हमने s माना था, s दूरी माना था, तो W इज इक्वल टू Fs लिखा है हमने। s क्या है? दूरी, जितनी दूरी विस्थापन हुई है। अतः किसी वस्तु पर लगने वाले, यहाँ पे आप बल की परिभाषा भी देख सकते हैं। देखिए कार्य क्या, कार्य की परिभाषा, कार्य क्या है? बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर। कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, और कार्य का फॉर्मूला भी यहाँ से आपको मिल गया, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। यहाँ से आप वर्क निकाल सकते हैं। अतः किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती है, यानी दूरी ली जाती है। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन नहीं, विस्थापन कहते हैं पर वो दूरी ली जाती है। अर्थात कार्य जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कार्य एक अदिश राशि है क्योंकि उसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इक्वेशन 10.1 जो कि अभी हमने देखा, W इज इक्वल टू Fs था। यदि F इज इक्वल टू 1 न्यूटन रखें, हम बल को 1 न्यूटन रखें तथा डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी को 1 मीटर रखें, तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 न्यूटन मीटर होगा। यहाँ बल का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल है, यहाँ बल नहीं लिखना चाहिए, यहाँ कार्य लिखना चाहिए। कार्य का मात्रक हम न्यूटन मीटर कह सकते हैं या फिर जूल कह सकते हैं। अतः 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। इक्वेशन 10.1 को ध्यानपूर्वक देखिए। यदि वस्तु पर लगने वाला बल 0 हो तो किया गया कार्य कितना होगा? वो भी 0 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 हो तो 0 ही हो जाएगा। यदि वस्तु का विस्थापन 0 हो तो किया गया कार्य कितना होगा? फिर भी 0 हो जाएगा। उन दशाओं का उल्लेख कीजिए जिनका कार्य होने के लिए पूरा होना आवश्यक है। ऊपर ही हमने 2 टर्म पढ़ा था कि किसी भी कार्य के होने के लिए कौन सी 2 कंडीशंस हैं। पहला, उस वस्तु पर बल लगना चाहिए। सेकेंड, बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए, तभी कार्य माना जा सकता है, कार्य होगा। एग्जाम्पल 10.1 है।
किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर है। फिगर 10.2 की तरह, जैसे आपको फिगर में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितनी, यहाँ पर वस्तु थी, बल लगाया गया 5 न्यूटन और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर का। आगे कहते हैं यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे तो समीकरण यानी इक्वेशन जो 10.1 था W = Fs के अनुसार किया गया कार्य कितना होगा? Fs। F कितना है? 5 न्यूटन। S कितना है? 2 मीटर। दोनों का इंटू करके 10 न्यूटन मीटर या फिर 10 जूल लिख देंगे, जो कि हमारा किया गया कार्य हो जाएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि क्वेश्चंस की आपको अलग से वीडियो बनाई जाती है, चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। हर चैप्टर का क्वेश्चन का बुक, चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन का भी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन डाला जाता है। एक अन्य स्थिति पर विचार करें जिसमें बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में है। एक बच्चा किसी खिलौना कार को फिगर 10.4 में दर्शाए अनुसार, यहाँ नीचे जो कि दिखाया गया है, धरती के समांतर खींच रहा है। बच्चे ने कार के विस्थापन की दिशा में बल लगाया। इस स्थिति में किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। इस प्रकार की स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। जिस दिशा में बल लगा उसी दिशा में विस्थापन हुआ तो कार्य कितना कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब एक स्थिति पर विचार कीजिए जिसमें एक वस्तु समान वेग से किसी नियत दिशा में गति कर रही हो और उस पर विपरीत दिशा में एक अवमंदक बल, मतलब उसके विरोध में, उसके अपोजिट साइड से बल लगाया जाए, F आरोपित किया जाता है। अर्थात दोनों दिशाओं के बीच बल और विस्थापन के बीच 180 डिग्री का कोण बने, 180 डिग्री का एंगल बने। माना कि वस्तु S दूरी विस्थापन के पश्चात रुक जाएगी क्योंकि उसके अपोजिट साइड से फोर्स लग रही है। ऐसी स्थिति में बल F द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव माना जाएगा, ऋणात्मक माना जाएगा। इसे ऋण चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य F × -S या फिर -F × S है, मतलब नेगेटिव आएगा किया गया कार्य। जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, अर्थात नेगेटिव होता है। जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है, मतलब जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसी दिशा में बल लगे तो वर्क पॉजिटिव है, अगर उसके अपोजिट साइड से फोर्स लगे तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। उपरोक्त विचार विमर्श से यह स्पष्ट है कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसे समझने के लिए आइए एक्टिविटी करें। यहाँ पे दिया गया एक्टिविटी 10.4, किसी वस्तु को ऊपर उठाइए। आपके द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल के द्वारा किया गया कार्य वस्तु ऊपर की ओर चलती है। आपके द्वारा लगाया गया बल विस्थापन की दिशा में है, अर्थात वस्तु पर गुरुत्वीय बल भी, जबकि वस्तु पर गुरुत्वीय बल भी कार्यरत है। आप तो वस्तु पर बल लगा रहे हैं, उस पर गुरुत्वीय बल भी लग रहा है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा था। इनमें से कौन सा बल धनात्मक कार्य कर रहा है? आप वस्तु को ऊपर की दिशा में उठा रहे हैं तो वो तो नेगेटिव है, लेकिन जो गुरुत्वीय बल है उसको नीचे की ओर खींच रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। गुरुत्वीय बल क्या कर रहा है? नेगेटिवली वर्क कर रहा है। और रीज़न बताइए, क्योंकि वो नीचे की ओर लग रहा है, वस्तु को ऊपर ले जानी है लेकिन वो नीचे की ओर खींच रहा है तो वो नेगेटिव हो गया गुरुत्वीय बल। एग्जाम्पल 10.2 है, एक कूली 15 kg का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। कार्य कैसे होता है? कार्य बराबर Fs होता है, W = Fs होता है। F क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। यहाँ पर त्वरण ऊपर से हम नीचे से ऊपर वस्तु को ले जा रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 होता है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 10 रखा गया है। और आपको द्रव्यमान M15 दिया गया है, 15 kg, और विस्थापन भी दिया गया है 1.5 मीटर। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन करिए। 15 यहाँ 0 है, 0 से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। 15 × 15 225 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आगे जिसे हम जूल कहते हैं, क्या कहते हैं? जूल कहेंगे।
कूली द्वारा बोझे पर किया गया कार्य कितना होगा? 225 जूल होगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन है जो कि आपको वीडियो में मिल जाएगी। अभी तक हमने कार्य के बारे में देखा, अब हम एनर्जी के बारे में देखते हैं, ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है। ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हमारे ऊर्जा के बहुत से स्रोत सूर्य से व्युत्पन्न होते हैं। हम परमाणुओं के नाभिकों से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से तथा ज्वार भाटों से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में सोच सकते हैं? पवन ऊर्जा के बारे में भी आपने सुना होगा, और जल ऊर्जा जो कि हम समुद्रों से यूज करते हैं, बांध पर टरबाइन लगाकर। यहाँ पर एक्टिविटी 10.5 दी गई है। ऊर्जा के कुछ स्रोतों को ऊपर दिया गया है, जैसे सौर ऊर्जा आपको बताया गया, और हमने बताया आपको पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा बताया गया, ज्वार भाटों से प्राप्त ऊर्जा बताया गया। छोटे समूहों में विचार विमर्श कीजिए। किस प्रकार के ऊर्जा कुछ स्रोत सूर्य के कारण हैं? किस प्रकार ऊर्जा के कुछ स्रोत सूर्य के कारण हैं? क्या ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जो सूर्य के कारण नहीं हैं? ऊर्जा शब्द का प्रयोग प्राय हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है, किंतु विज्ञान में इसका एक निश्चित एवं परिशुद्ध अर्थ है। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में कार्य कह रहे थे, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य था ही नहीं, और वैज्ञानिक तौर पर ऊर्जा क्या होती है? आइए निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं। इसी प्रकार जब किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं तब उसमें कार्य करने की क्षमता समाहित हो जाती है, क्योंकि वो ऊपर से फिर नीचे गिरती है तो कार्य तो करती है, उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है। आपने अवश्य ही देखा होगा कि ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। हमने बच्चों को खिलौनों जैसे खिलौना कार में चाबी भरते भी देखा है, और जब यह खिलौना किसी फर्श पर रखा जाता है तो ये गति करने लगता है। जब किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। यदि हम गुब्बारे को कम बल लगाकर दबाते हैं तो बल को हटाने पर यह अपनी मूल आकृति में वापस आ जाता है, किंतु यदि हम गुब्बारे को अधिक बल से दबाएं तो यह विस्फोटक ध्वनि करते हुए फट भी सकता है। इन सभी उदाहरणों में वस्तुएं विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर लेती हैं। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है। मतलब अगर कोई वस्तु कार्य कर सकती है अर्थात उसमें ऊर्जा है, और जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा निहित हो जाती है, उसमें ऊर्जा समाहित हो जाती है। जैसे हमने किसी वस्तु को उठाकर ऊपर रखा तो हमारी ऊर्जा की हानि हुई, और उस वस्तु में कार्य करने की क्षमता अर्थात ऊर्जा आ गई, क्योंकि ऊपर से अगर हम छोड़ देंगे तो वो अपने आप नीचे आ जाएगी, तो उसने कुछ तो कार्य किया। और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। किसी वस्तु में यदि ऊर्जा है तो यह कैसे कार्य करती है? कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें कैसे कार्य करने की क्षमता हो गई, क्योंकि हमारी ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में हमारे द्वारा की गई, जो हमने उस पर बल लगाया, जो हमने कार्य किया, वो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। दूसरी वस्तु क्योंकि कुछ ऊर्जा ग्रहण कर लेती है इसलिए कुछ कार्य कर सकती है, और इस प्रकार यह गति में आ सकती है। इस प्रकार पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है कार्य कर सकती है। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जा सकता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है, अर्थात जूल है। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल ही होती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रकों जैसे कि किलो जूल का उपयोग किया जाता है। 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है। ऊर्जा के रूप, सौभाग्य से जिस संसार में हम रहते हैं उसमें
ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है। विभिन्न रूपों में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा सम्मिलित है। जरा इसे सोचिए, आप कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई सत्ता अर्थात वस्तु जिसका अस्तित्व है ऊर्जा का रूप है। अपने मित्रों तथा में विचार विमर्श करना है कि आप कैसे ज्ञात करेंगे कोई वस्तु ऊर्जा के रूप में है। उस वस्तु को हम देखेंगे क्या वो वस्तु कोई कार्य कर सकती है। अगर वो वस्तु कोई बल लगा सके, कोई कार्य कर सके, अर्थात उसमें ऊर्जा है। यहाँ जेम्स प्रेस्कॉट के बारे में बताया गया है। जो जेम्स प्रेस्कॉट जूल, इन्हीं के नाम पर हमने क्या रखा था, कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक जूल रखा। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया था, इसी के सम्मान में हमने ऊर्जा का मात्रक जूल रखा। आगे देखते हैं गतिज ऊर्जा। ऊर्जा के ही रूपों में हम गतिज ऊर्जा के बारे में देखते हैं। गतिज ऊर्जा, यहाँ पर एक्टिविटी 10.6 दी गई है। इसको जरा देखते हैं हम। एक भारी गेंद लीजिए, इसे रेत की मोटी परत क्यारी पर गिराइए। गीले रेत की सतह अच्छा कार्य करेगी। गेंद को रेत पर लगभग 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराइए। गेंद रेत में एक गड्ढा बना देती है। इस क्रियाकलाप को 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिरा कर दोहराइए। सुनिश्चित कीजिए कि सभी गर्त सुस्पष्ट दिखाई दे, जो गड्ढे बन रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। गेंद को गिराने की ऊंचाई के अनुसार सभी गड्ढों पर निशान लगाइए। उनकी गहराइयों की तुलना कीजिए। आप देखेंगे जितनी ज़्यादा ऊंचाई से गिराई जाएगी उतने ज़्यादा गहरा गड्ढा बनेगा। गेंद ने किस कारण से गड्ढा बनाया? क्योंकि उस पर बल लगाया गया। क्योंकि हमने जो गेंद को ऊपर उठाने में ऊर्जा लगाई वो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित हो गई, और फिर जब वो गिरा है तो वो गतिज ऊर्जा लेके गिरा है। फिर उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही तो कहता है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे में स्थानांतरित होती है, ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है। एक्टिविटी 10.7 है। फिगर 10.5 के अनुसार उपकरण सज्जित कीजिए। 10.7 फिगर के अनुसार, यहाँ पे जो 10.5 फिगर दिए गए उसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं। आगे देखते हैं हम। एक ज्ञात द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके को ट्रॉली के सामने किसी सुविधाजनक निश्चित दूरी पर रखिए। यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पर रखा गया है, पलड़े पर एक ज्ञात द्रव्यमान रखिए जिससे कि ट्रॉली गतिमान हो जाए। आप यहाँ पर जैसे कि आपने बांध दिया यहाँ पर, फिर यहाँ पर पलड़ा रखा, प्लेट, उस पर एक भार रखा, तो ये चीज़ खींचेगी ना आगे, तो गतिमान होगी। पलड़े पर आगे मेज पर एक अवरोधक इस प्रकार लगाइए कि गुटके से टकराने के पश्चात ट्रॉली वहीं रुक जाए। जैसे यहाँ पे है, ये यहाँ पर टकराने के बाद वहीं पर रुक जाए। ये जो चीज़ें हैं इससे टकराने के बाद वो रुक जाए। आगे क्या कहते हैं? गुटका विस्थापित हो जाता है। गुटके के विस्थापन को मापिए। मेज पर एक अवरोधक लगा दिया, ट्रॉली वहीं पर रुक गई, लेकिन गुटका थोड़ा आगे बढ़ गया। गुटके के विस्थापन को मापना है। इसका अर्थ है कि जैसे ही गुटके ने ऊर्जा ग्रहण की, ट्रॉली द्वारा गुटके पर जो किया गया कार्य था वही गुटके में ऊर्जा के रूप में संचित हुआ। यह ऊर्जा कहाँ से आई? जो ट्रॉली ने उस पर कार्य किया। पलड़े पर रखे द्रव्यमान को बढ़ाकर इस प्रयोग को फिर से दोहराइए। ट्रॉली और आगे बढ़ेगी और फिर ट्रॉली रुक जाएगी तो गुटका और आगे बढ़ेगा। किस अवस्था में विस्थापन अधिक होगा? अधिक भार की अवस्था में, अधिक बल की अवस्था में। इस एक्टिविटी को ट्रॉली कार्य करती है अथवा इसमें ऊर्जा। इस एक्टिविटी में जो गतिशील ट्रॉली है वो कार्य कर रही है, अतः इसमें क्या समझा जा सकता है कि इसमें एनर्जी है। एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है। एक तेज चलती वस्तु अपने सदृश अपेक्षाकृत धीमी चलती हुई वस्तु से अधिक कार्य कर सकती है। एक गतिशील गोली, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया, एक गतिशील पत्थर, ये सभी कार्य कर सकते हैं। गोली लक्ष्य को कैसे भेद पाती है? बहती हुई हवा पवन चक्की की पंखुड़ियों को कैसे घुमा पाती है? गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती। क्यों? क्योंकि गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती इसलिए। गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ जल, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान है। संक्षेप में अगर कहें तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। काइंड ऑफ गतिज ऊर्जा का डेफिनेशन ये मान सकते हैं आप। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती जाती है।
किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कितनी ऊर्जा निहित होती है। परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होगा। मतलब उसमें ऊर्जा कितनी होगी, इस स्पीड को, इस वेग को प्राप्त करने के लिए जितना उस वस्तु पर कार्य किया गया उसमें निहित गतिज ऊर्जा उसी के बराबर होगी। इसलिए तो हमने कार्य और ऊर्जा का मात्रक भी एक ही रखा है, क्योंकि दोनों का मान बराबर होता है। आइए अब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। मान लीजिए m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग u से गतिशील है। अब मान लीजिए जब किसी पर एक नियत बल F विस्थापन की दिशा में लगता है तो वस्तु s दूरी तक विस्थापित हो जाती है। इक्वेशन 10.1 से किया गया कार्य जो ऊपर था कि W = Fs होता है, WFs के बराबर होता है। वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसके वेग में परिवर्तन होगा। मान लीजिए कि इसका वेग u से v हो जाता है। मान लीजिए उत्पन्न त्वरण का मान a है। अनुभाग 7.5 में हमने गति के 3 समीकरणों के बारे में अध्ययन किया था, जो चैप्टर 7 था, वहां की बात कर रहे हैं। एक समान त्वरण a से गतिशील, a मतलब एक्सीलरेशन, वही त्वरण, गतिशील किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v तथा विस्थापन s के बीच में क्या संबंध होगा। v² हमने पढ़ा था u² - 2as। इसी को इन्होंने इस तरीके से लिखा है कि v² - u² = 2as। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a एक्सीलरेशन, s विस्थापन। यहाँ पे आप दूरी भी इस पक्षांतर करके आप दूरी भी निकाल सकते हैं। अनुभाग 8.4 से हमें ज्ञात है कि F = ma होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। इस प्रकार इक्वेशन 10.2 जो कि अभी बना s का मान, विस्थापन का मान, को 10.1 में रखने पर जो कि था कि W = Fs, s की वैल्यू अगर ये रख दें, f का मान ma रख दें तो W हो जाएगा ma × v² - u² / 2a। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि W = 1/2 m इंटू वही 2 जो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर थे, इन्होंने ब्रैकेट के बाहर निकाला v² - u²। यदि वस्तु की गति अपनी विराम अवस्था से प्रारंभ होती है तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो W हो जाएगा ½ mv², जिसे हम गतिज ऊर्जा भी कह रहे हैं, तो गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv² हो जाएगा। यह स्पष्ट है कि किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है, यानी यहाँ पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर है। तो W की जगह हम काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा K लिख सकते हैं। यदि U बराबर 0 तो किया गया कार्य कितना होगा, ½ mv² होगा। अतः m द्रव्यमान की तथा एक समान वेग v से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी EK = ½ mv²। कभी कभी यहाँ केवल K भी लिखा रहता है। आगे है एग्जाम्पल 10.3, इसे देखते हैं। 15 kg द्रव्यमान की वस्तु है जो कि 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा आपको निकालनी है। v दिया गया है कितना, 4, और m दिया गया है 15, तो आप रख दीजिए गतिज ऊर्जा बराबर EK = ½ mv² होता है। m की जगह 15, v की जगह 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका इंटू करके इसको सिंप्लीफाई करके 120 जूल, यानी वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, 120 जूल आ जाएगी। तो ये था वीडियो का पार्ट नंबर 1 चैप्टर 10 का। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, यूजफुल लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।